क्या क्या आपकी स्ट्रगलिंग रही और क्या क्या आपको लगता है कि आज तक आप अचीव कर चुके हैं? सर अगर मैं बात करूँ अपने बचपन की, मैं नहीं चाहता कि किसी का भी ऐसा बचपन रहे। मेरे फादर एक, जैसे आपने सुना होगा ना, मंगल बाजार, शुक्र बाजार, तो वहाँ पे पटड़ी लगाते थे। मेरे को अपने खर्चे चलाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुझे रोड पे बैठना पड़ता था। तो सर मैंने वहाँ से ये सोचा था कि मैं गरीब पैदा हुआ लेकिन मैं मरूंगा गरीब। कैसे आप सीए बने? 7-8 में जॉब थी और उस टाइम पे मुझे 6,000 रुपये महीना मिलते थे, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि यार ये 6,000 की नौकरी कब तक। मैंने कहा यार चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रुतबा होता है। तो कई लोगों ने मुझे सजेस्ट करा, यार ये मत करो, पैसे तुम पे है नहीं, कैसे कर पाओगे, कोचिंग है, ये है। माइंडसेट मेरा पहले से ही क्लियर था, तो मेरे को मतलब कॉर्पोरेट जॉब में जाना ही नहीं। तो आप जीएसटी आया तो आप फिर पूरी तरह से मैं जीएसटी में जब जीएसटी आया, मैंने 2016 से जीएसटी पढ़कर 1 जनवरी 2017 से तो मैं पूरा जीएसटी पढ़ाता था। तो आप मतलब जीएसटी में अब आप लोगों की कैसे हेल्प कर रहे हैं और क्या क्या प्लेटफॉर्म की तरह अपनी सर्विसेज दे रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में। आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं वो जीएसटी एक्सपर्ट के रूप में अपने आप को मार्केट में एस्टेब्लिश कर चुके हैं। वो जीएसटी के बारे में जानकारी तब से इकट्ठा कर रहे हैं जब से जीएसटी लॉ आया भी नहीं था। अभी तक वो 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल्स को एजुकेट कर चुके हैं, उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर चुके हैं और लगातार वो सॉल्व कर भी रहे हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू भी। और इसके अलावा वो 3 से ज़्यादा जीएसटी के ऊपर बुक्स भी लिख चुके हैं और साथ ही साथ अपनी एक फाउंडेशन भी रन कर रहे हैं जिसमें वो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। मैं मिलवाता हूं आपको कपिल जैन जी से। कपिल जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया। आपका मैं देखता हूँ आप बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। स्टार्टअप्स के लिए आप पूरा जो कंसल्टेंसी देते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, मतलब पूरी गाइड करते हैं आप। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँ और आपके सब्सक्राइबर को कुछ नॉलेज दे पाऊँ। जी, साथ ही मैं आपको मुकेश जी से मिलवाना चाहूँगा जो एक वैल्यूएशन प्रोफेशनल हैं और इस पॉडकास्ट में मेरा साथ देने के लिए हर बार की तरह उपस्थित हैं। कपिल जी, मैं आपसे थोड़ा आपके पास्ट के बारे में ब्रीफ से पूछना चाहता हूँ। कहाँ से आपकी स्टोरी शुरू हुई, कैसे आप सीए बने, सीए बनने के बाद क्या-क्या आपकी स्ट्रगलिंग रही और क्या-क्या आपको लगता है कि आज तक आप अचीव कर चुके हैं? सर मैं एक ना बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। सर अगर मैं बात करूँ अपने बचपन की, तो मैं एक ही लाइन कहता हूँ कि जैसा मेरा बचपन रहा, मैं नहीं चाहता कि किसी का भी ऐसा बचपन रहे। क्योंकि उस बचपन में क्या होता है कि सर मैं तो यहाँ तक पहुँच गया लेकिन बहुत लोग वहीं पे टूट जाते हैं। न्यू ईयर पे 25 साल पहले का अपना बचपन, तो मैं उस टाइम पे ना ग्रीटिंग्स भेजा करता था भरी ठंड में। मैं दिवाली पर रोड साइड पे बैठ के पटाखे बेचता था। मैं होली पर रंग बेचा करता था। मतलब पूरे साल में 15-20 इवेंट ऐसी होती थी कि जहां से मेरे को अपने खर्चे चलाने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुझे रोड पे बैठना पड़ता था। मैं 2-2 महीने तक पतंगे बेचता था। मेरे फादर एक, जैसे आपने सुना होगा ना, मंगल बाजार, शुक्र बाजार, तो वहाँ पे पटड़ी लगाते थे सर, जुराब और रुमाल बेचते थे। तो सर मेरा बैकग्राउंड वो था। मेरे उस टाइम पे मैंने एक कोट्स पढ़ी थी कि भाई अगर आप गरीब पैदा हुए हो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो सिर्फ इसमें आपकी गलती है। तो सर मैंने वहां से ये सोचा था कि मैं गरीब पैदा हुआ लेकिन मैं मरूंगा गरीब नहीं। तो मैंने वहां से क्या करा सर, धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा। मेरी सिस्टर ने, मेरे ब्रदर ने मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू कराया। तो जब मैं पढ़ाई करता रहा, 12th कॉमर्स साइड से कर ली सर मैंने 60% मार्क्स से। भाई एवरेज स्टूडेंट थे, तो मेरे पास सर और कुछ था ही नहीं करने को। पैसा था नहीं कि मैं कोई बिजनेस करूँ या कोई बड़े कोर्सेज करूँ। पहले मैंने टीचिंग की जॉब करी। टीचिंग करते करते मैंने कहा कि चलिए यार अकाउंट्स बीकॉम वाले हैं तो अकाउंट्स करते हैं। तो मैंने अकाउंट्स की जब जॉब करी ना सर, तो अकाउंट्स की जॉब में मुझे याद है सर मेरी 2007-8 में जॉब थी और उस टाइम पे मुझे 6,000 रुपये महीना मिलते थे, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि यार ये 6,000 की नौकरी कब तक, 7,000 हो जाएंगे, 8,000 हो जाएंगे। तो सर हम अपनी बैलेंस शीट साइन कराने जाते थे
भाई अकाउंटेंट था तो बैलेंस शीट साइन कराने, फाइनल कराने सीए के पास जाते थे। तो जिन सीए के पास जाते थे, जब मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा यार चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रुतबा होता है, पूरे साल में बैलेंस शीट फाइनल करते हैं और जितनी मेरी साल की सैलरी है उतनी फीस मिल जाती है। तो मुझे मतलब वहां से मोटिवेशन मिला कि मैं सीए कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं बीकॉम तो कर ही चुका था सर, तो फिर मैंने कहा कि सीए में एडमिशन लेते हैं। तो कई लोगों ने मुझे सजेस्ट करा यार सीए भी ये मत करो, पैसे तुम पे है नहीं, कैसे कर पाओगे, कोचिंग है, ये है, तुम छोटा मोटा कोर्स कर लो कोई और अच्छी नौकरी लग जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं सीए में एडमिशन लेता हूँ। तो सर मैंने सीए में 2008 में एडमिशन लिया और मैं 2012 में क्वालिफाई हुआ। 4 साल से भी कम समय में मैंने अपना सीपीटी, सीए इंटर, फाइनल सब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने करा। क्योंकि सर मेरे पास, मैं सेकंड अटेम्प्ट बियर ही नहीं कर सकता था, मेरे पे मतलब था ही नहीं इतना फंड या कुछ भी कि मैं मतलब कि सेकंड अटेम्प्ट पे जा पाऊँ। तो मुझे ये था कि नहीं यार, जितनी जल्दी से जल्दी मैं सीए कर सकता हूँ। तो मैंने सर वहाँ से सीए करी, 2012 में क्वालिफाई हुआ। देन फिर मैंने जॉब करी, क्योंकि पैसे तो चाहिए ही थे कि भाई कर्जा भी हो गया था करते करते ना। तो 2 साल जॉब करी, लेकिन फिर जॉब में लगा कि सर मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है यार, अब यहाँ पे इतना हो गया, अब प्रैक्टिस करते हैं। मैं 2014 से प्रैक्टिस में आया सर। प्रैक्टिस में आते आते लगा कि यार प्रैक्टिस भी ठीक मैंने अपनी डेवलप करी, ऑफिस परचेज करा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते मैं पार्ट टाइम टीचिंग में गया सर। फिर मैंने टीचिंग को ही प्रोफेशन बना लिया और 2016 से 17 से मैं टीचिंग करता रहा। फिर जब जीएसटी आया सर, तो जीएसटी मेरे लिए गेम चेंजर था। तो मैंने जीएसटी करा, सोशल मीडिया पे आया, मैंने यूट्यूब पे 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर बनाए। मेरी 3 किताबें जो जीएसटी पर हैं वो यही है। मैगजीन मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ जीएसटी पे। तो सर मेरा जो बचपन से लेके यहाँ तक था कि मैंने कई चीज़ें देखी। आज के टाइम पे मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मैं अपना स्कूल भी रन कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया कपिल जी, आपकी कहानी ना कहीं वो एक मूवी आई थी ना 12th फेल, उससे मैच कर रही है। कपिल जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि सीए बनने से पहले का जो जीवन था और सीए बनने के बाद का जीवन था, उस जीवन में क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ? सीए बनने से पहले तो मेरी एक अकाउंटेंट की जॉब थी, एक टीचर था, मैं 2000 रुपये पर मंथ की सैलरी थी जब मैं टीचिंग करता था, कंप्यूटर टीचर पढ़ाता था मैं। और सीए बनने के बाद तो सर क्या हुआ ना कि स्कोप ही स्कोप मेरे को नजर आया। जॉब करी तो भी अच्छी जॉब थी मेरी, प्रैक्टिस में आया तो भी मैं अच्छे क्लाइंट्स लेकर आया, उसके बाद जब मैं टीचिंग में आया तो भी मेरा अच्छा पूरे इंडिया में। तो सर सीए बनने के बाद क्या है ना, आपके रास्ते बड़े खुल जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं, हमारी ऑडियंस में से अगर कोई सीए स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, आपको जरूर कपिल जी से इंस्पायर होना चाहिए। और ये बात भी इन्होंने बहुत सही कही है, इस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए दूसरा चांस होता नहीं है, पहले ही चांस में निकालना होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। एक बार सीए बन जाएंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। वापस मुड़ते हैं कपिल जी, सीए बनने के बाद इमीडिएटली आपने जॉब शुरू किया? सर ओके, तो वो कितने साल तक आपने जॉब की? सर मैंने लगभग 2 साल तक जॉब करी मैंने, ठीक है ना, सीए फर्म के अंदर ही जॉब करी। अच्छा। और उसमें मतलब कि मेरे पास डिपार्टमेंट होता था, इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट था। अच्छा। एक बड़ी कंपनी थी मैट्रिक्स, आपने नाम सुना हो, मैट्रिक्स सेलुलर, मैट्रिक्स फॉरेक्स। तो मैं उनकी जितनी भी ब्रांचेस थी इंडिया में, ठीक है ना, 20-25 ब्रांचेज का मैं इंटरनल ऑडिट उनका करता था। सीए बनने के बाद तो नॉर्मली किसी कॉर्पोरेट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और चूंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास आउट थे, तो ऐसे को तो मतलब कॉर्पोरेट बहुत जल्दी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो आप कॉर्पोरेट की तरफ नहीं गए, सीए फर्म में आपने जॉब की? माइंडसेट मेरा पहले से ही क्लियर था। जब मैं सीए कर रहा हूँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। ओके। मुझे पता था जैसा मेरे सर का ऑफिस है, मुझे अपना ऑफिस ऐसे करना है, जैसी सर जिंदगी जी रहे हैं मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है, मतलब प्रैक्टिस में आना है। ओके। तो प्रैक्टिस में जब आना है तो मेरे को मतलब कॉर्पोरेट जॉब में जाना ही नहीं, क्योंकि मेरे फादर 2013 में एक्सपायर हो गए थे सर। तो मुझे ये था कि भाई फैमिली को भी, मेरी सिस्टर है, मेरा ब्रदर है, मेरी मदर है, तो मुझे उन्हें भी साथ लेके चलना है, उन्हें भी सपोर्ट करना है। तो मुझे ऐसा था भी नहीं कि भाई मैं बैंगलोर जाके जॉब करूँ या कहीं, मुझे था कि भाई सीए बन गया हूँ तो अपनी फैमिली के साथ रह के, इनके साथ चल के मैं करूँ। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस मुझे करनी थी, तो डेट्स वाई मैंने जॉब करना, और वो भी सीए फर्म में करना ज़्यादा प्रेफर किया। जब हम किसी कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो अच्छी सैलरी मिलती है। आपने सीए फर्म में जॉब करी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करी, क्योंकि प्रैक्टिस भी एकदम से जमना तो बहुत मुश्किल होता है।
टाइम लगता है उन सब चीज़ों में। तो फिर जब आपने प्रैक्टिस शुरू करी तो किस तरीके से आपने उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि आज की डेट में तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई हो रहे हैं वो प्रैक्टिस की तरफ मुड़ के देखना भी नहीं चाहते। सर मेरे साथ क्या प्लस पॉइंट रहे कि मेरे जो एक्सपेंस पार्ट था वो मेरा हमेशा मिनिमम रहा। मेरी फैमिली के जो एक्सपेंस पार्ट थे वो भी हमेशा मिनिमम रहे। तो मतलब कि अगर मैंने जॉब छोड़ी तो उस टाइम पे मेरी सैलरी थी 40,000 पर मंथ। तो मेरा एक बेंचमार्क था यार 40 कमाना है प्रैक्टिस से। ओके। तो प्रैक्टिस में जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे को 40 नहीं 15-20 हजार आने शुरू हुए साल के, मतलब 2-2.5 लाख रुपए। तो मेरे को मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करा यार तेरे पे इतना समय बचता है, ठीक है, तूने पहले भी टीचिंग करी है। तो सर मैंने पार्ट टाइम टीचिंग 2015 से ही कर दी थी। तो मेरा जो था ना बैलेंस वहां से आता रहा। तो कपिल जी, मतलब जैसे आपने अपनी जर्नी का बताया सारा डिस्क्रिप्शन, लेकिन लोग ना ये डिसीजन जो लेना एक बार जॉब में जाने के बाद ना प्रैक्टिस में जाने का डिसीजन जनरली हो नहीं पाता। सर वो आज के टाइम में इजी टास्क इसके लिए नहीं है कि उसमें क्या है ना, किसी व्यक्ति की सैलरी है 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना, उसने खर्चे भी पाल लिए। तो अब वो सोचता है कि अगर मैं प्रैक्टिस में जाऊंगा तो ये खर्चे कहाँ से होंगे। आपने अगर नोटिस करा हो, मैंने 2 साल के अंदर जॉब छोड़ दी। तो 2 साल के अंदर जॉब छोड़ी तो मेरी सैलरी कुल 40,000 थी और मेरे खर्चे उस टाइम पे 15,000 रुपए के थे। तो मेरे को तो भाई टारगेट यही था ना कि 40,000 ना भी होंगे, अगर मेरे को 15-20 हजार रुपए भी आते रहे प्रैक्टिस से तो मैं और अच्छा कर पाऊंगा। और मैं खाली रहा तो मैंने नई चीजें सीखी, मैं टीचिंग की तरफ चला गया। एक्चुअली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी स्टूडेंट ही बने रहे। एक स्टूडेंट का खर्चा कितना होता है, तो इन्होंने अपने खर्चे लिमिटेड रखे और माइंड में रखा कि प्रैक्टिस ही करनी है और इसीलिए सीए फर्म ज्वाइन करी। तो वो तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसके बाद जब जीएसटी आया तो आप फिर पूरी तरह से मैं जीएसटी में जब कूद गए। जीएसटी आया, जीएसटी सब लोगों को पता है 2017 में आया जी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जीएसटी आया 2016 में। अगस्त 2016 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बाद मॉडल जीएसटी लॉ आया, तो उस टाइम पे मेरा एक क्लाइंट था जो मुझे 60,000 रुपए पर मंथ देता था। मैंने अगस्त 2016 में उन्हें छोड़ा। जब वो छोड़ दिया मैंने, फिर मैंने जीएसटी पढ़ा सर। और मैंने 2016 से जीएसटी पढ़कर 1 जनवरी 2017 से तो मैं पूरा जीएसटी पढ़ाता था सर। ओके। मैं कई बार जीएसटी पढ़ चुका था, मैं फैकल्टी बन चुका था, ठीक है ना, हमारे इंस्टीट्यूट की। तो आप मतलब जीएसटी में अब आप लोगों की कैसे हेल्प कर रहे हैं और क्या क्या प्लेटफॉर्म की तरह अपनी सर्विसेज दे रहे हैं? जीएसटी में हमने जो हेल्प करी, हमने पहले ये बोला कि भाई आपको पूरे इंडिया में किसी को भी कोई क्वेरी है जीएसटी की, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो, हम बताएंगे। आप हमारे को व्हाट्सएप करो, मेल करो, हम आपको बताएंगे। हमने लोगों की 2018 में 19 में बहुत सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट करी। उसके बाद जब क्वेरीज का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया तो हमने ना एक यूनिक प्रोग्राम बनाया सर, उसका मेंबरशिप प्रोग्राम, कि भाई आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारा ईयरली प्लान ले लो मेंबरशिप का। उसमें आप क्या करोगे, आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हो, आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हो, या आप मुझे फोन कर सकते हो या मेरी टीम को फोन कर सकते हो। हम आपकी क्वेरी सुनेंगे और आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करके दे देंगे। तो हमने पहले लोगों की क्वेरी जितने भी आज की डेट में है सबकी हमने ऐसे शॉर्ट आउट करी। उसके अलावा उन्होंने कहा सर क्वेरी तो बार बार खड़ी हो जाती है, आप बता देते हो फिर अगली आ जाती है, आप कैसे करते हो क्वेरी सॉर्ट आउट? मैंने कहा जी मैं जीएसटी पढ़ता हूँ और पढ़ के मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। कह रहे आप हमें जीएसटी पढ़ा दो। तो फिर मैंने ऑनलाइन फ्री यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू करा। अब यूट्यूब की एक लिमिटेशन है सर, अगर आज वीडियो 20 मिनट की हो जाए, यूजर चाहे उसमें अमृत है वीडियो में, उस पर क्लिक ही नहीं करेगा, वो कहेगा यार 2 मिनट में दे दे यार। तो यूट्यूब पर लोग बाग जो आते हैं वो लॉन्ग वीडियोस पे आते ही नहीं। तो फिर हमने उसके कोर्सेज बना दिए कि भाई अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए, अपडेट्स चाहिए, छोटी नॉलेज चाहिए, आप यूट्यूब से ले लो। अगर आपको इसका डिटेल्ड वर्जन चाहिए तो आप कोर्सेज में आ जाओ और कोर्सेज में उसका डिटेल वर्जन ले लो। फिर वो कह रहे जी हम तो खुद ही पढ़ लेंगे। हमने कहा ठीक है खुद ही पढ़ना है। तो हमने क्या करा, हर महीने की एक मैगजीन बना दी कि भाई इस महीने जीएसटी के अंदर ये बदलाव आए, और उसे हमने समराइज कर दिया है, इजी फॉर्म में कर दिया है। आप इसे अपने घर पे मंगा लो, इसे पढ़ लो, और अगर आप इसे पढ़ लोगे तो आपका जीएसटी अपडेट हो गया। तो हमने ये 3-4 चीजें ऐसी करी जीएसटी के अंदर कि जिससे कि लोगों की जो लाइफ है, जीएसटी के अगर इश्यूज हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से उनके शॉर्ट आउट हो गए। कपिल जी, वास्तव में आपने बहुत काम की बात बताई है। जीएसटी को अगर एक प्रोडक्ट मान लें तो स्टार्टअप के लिए ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के लिए इन्होंने यूट्यूब का एग्जाम्पल लिया कि बड़े बड़े वीडियो लोग देखते नहीं हैं, तो
ये आज का न्यू एज सेल्स मेथड भी है। न्यू एज सेल्स मेथड कहता है कि भाई आप छोटा छोटा दो और उसके बाद आप फिर पूरा दो जो इंटरेस्टेड लोग हैं। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात ये है ना कि सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट ज़्यादा चलता है। एंटरटेनमेंट ज़्यादा। मैंने भी अपनी वेब सीरीज बनाई है, यूट्यूब पर डाली है, लेकिन उस पर बहुत सीरियस लोग ही देखने के लिए आते हैं। नॉर्मल स्टार्टअप करने वाला भी उसको बहुत सीरियस तरीके से देखता नहीं है। सर लोगों में मेरा ऐसा मानना है ना कि लोगों की लाइफ में ना आजकल स्ट्रेस बहुत है। वो जॉब कर रहे हैं, उन्हें टेंशन है, ऑफिस में उन्हें टेंशन है, तो उन्हें चाहिए आजकल सोशल मीडिया को बंदा यूज किस लिए कर रहा है कि भाई मेरे को ना थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज हो जाए। तो जो इंटरटेनमेंट वाली जो वीडियोस है वो वहां से स्ट्रेस रिलीज कर देती है। जिसे नॉलेज लेनी है सर वो लोग कम है। क्योंकि भाई फोन पे आप वीडियो देख रहे हो, फोन पे डिस्टर्बेंस ही बहुत है। क्योंकि आपको अगर कोई चीज सीखनी है, पढ़नी है, लर्न करनी है तो आपको सीरियसली चीजों को देखना पड़ेगा, लेकिन डिस्टर्बेंस इतनी है तो आप नहीं देख पाओगे। वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा ना, बिकॉज अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो ये स्कूल, कॉलेजेस, क्लासेस क्यों डेवलप हुई हैं? एनवायरनमेंट देने के लिए। एनवायरनमेंट। अब आपको अगर कुछ सीखना है, चाहे वो जीएसटी सीखना हो, XYZ कुछ भी सीखना हो, आपको अपने रूम में प्रॉपर बैठ के और फिर आपको वीडियो प्ले करना पड़ेगा और साथ में आपको थोड़े बहुत नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। जीएसटी पर आप टीचिंग करते हो, राइट, तो आप भी पाते होगे कि इतना सारा कंटेंट डाल देने के बाद, कोर्सेज बना देने के बाद भी ऐसी ऐसी क्वेरीज आती हैं जिसको लगता है कि मैं कई बार आंसर कर चुका हूं इसको, लेकिन सीरियस होके कभी वीडियो देखे नहीं गए। आप जीएसटी की क्लासेस लेते हो, मतलब एक वो देखो वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बेसिकली, उसको कैटर करना, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देना, लेकिन जीएसटी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत हैं अलग। तो मतलब थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल को मैच करना या लोगों को उसका एक्चुअली में ये फील होना कि भाई हाँ मेरी जो क्वेरी थी उसका सॉल्यूशन हुआ। हम जीएसटी की दोनों क्लासेस लेते हैं, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। हम पहले थ्योरी सिखाते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल। जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी देन आप प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकते। अगर आपको प्रैक्टिकल में कोई चीज दिक्कत कर रही है कि पोर्टल कैसे काम कर रहा है, ये रिटर्न्स कैसे भरी जा रही है, उनका सारा बेस सेक्शंस में, सारा बेस रूल्स में लिखा हुआ है, तो हम दोनों को लिंक करके पढ़ाते हैं सर। और उसके बाद भी प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत आती है तो हम बता देते हैं भाई लो ये लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर कैसे करोगे तो ये चीज आएगी प्रैक्टिकल में। तो हम उसमें दोनों में अगर कोई वेरिएशन है तो वो भी बता देते हैं साथ, लेकिन बेस हम पहले बताते हैं कि भाई थ्योरी। सब लोग जीएसटी को पढ़ते हैं सर, जीएसटी एक्ट से उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जीएसटी की शुरुआत जीएसटी एक्ट से हुई नहीं है। जीएसटी अगर आप पढ़ोगे तो उसकी शुरुआत है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और जब तक आप वो नहीं पढ़ाओगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज है। तो आपको 2 घंटे वो पढ़ाना पड़ेगा। अब कोई प्रैक्टिकल वाला बंदे अगर मैं उसे कहूँ कि भाई क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना, वो यार इसका क्या करूंगा, लेकिन निकलेगी तो है भाई अगर अल्कोहलिक लिकर पे, ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं है तो ये बात कहाँ लिखी है? ये जीएसटी एक्ट में नहीं लिखी, जीएसटी एक्ट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। तो इसलिए बेस जो है किसी भी चीज का वो थ्योरी ही है और उसके बाद प्रैक्टिकल। कपिल जी, जैसे आपने मुझे बताया था कि आपकी जो जनरल जो ऑडियंस रहती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स या एक अकाउंटेंट रहते हैं, तो इस ऑडियंस में से जनरली मैं देखूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जो लॉयर है उनको तो आई थिंक ये जो बैकग्राउंड जो आप बता रहे हैं उसकी नॉलेज पहले से ही होती होगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई हैं, जो एडवोकेट्स भाई हैं सर, वो अपनी प्रैक्टिस के अंदर इतने बिजी हैं, वो इतने बिजी हैं, उन्होंने इतना टाइम कभी निकाला ही नहीं कि हम पढ़े चीजों को। भाई मान लो सफारी रिट्रीट की जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की 100-150 पेजेस की, एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस व्यक्ति जो कर रहा है उस पर समय ही नहीं है अपने डेली रूटीन से कि उस जजमेंट को पढ़ ले। लेकिन अगर आपको उसका क्रक्स चाहिए कि क्या है तो वो जजमेंट एक बार तो पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए 3 घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे सर। तो मेन क्या है ना कि बहुत सारा हम लाइफ में बिजी इसलिए हैं कि हम काम कर रहे हैं, अपनी नॉलेज अपडेशन ही नहीं कर रहे सर। अगर नॉलेज अपडेशन नहीं होगा तो फिर किसी ना किसी को आगे तो नॉलेज अपडेट करानी पड़ेगी ना। तो मैं कहता हूं भाई आप लोग काम करो, नॉलेज अपडेट मैं करा दूंगा। आप बेसिकली उस तरह के जजमेंट्स का या लीगल प्रोविजंस का एक क्रक्स निकाल के उनको दे देते हैं, बिल्कुल, और वो आप उनको शेयर करते हैं। बिल्कुल। जैसे अभी मान लो रिसेंट में फॉर्म चल रहे हैं कि भाई एमनेस्टी स्कीम आई, SPL 012 चल रहे हैं। अब उसके अगर 20 क्वेश्चंस है
कि भाई इस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा। तो प्रोफेशनल पे तो अपनी एक ही क्वेरी है ना, मेरे पास 20 प्रोफेशनल्स की क्वेरी है, तो मैंने 20 को कंपाइल करके दे दिया कि भाई इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा, इस केस में ये होगा, इस केस का भी सॉल्यूशन है नहीं। तो ये आप मतलब अपने मतलब ऑनलाइन पोर्टल से करते हैं, कैसे लोगों को मतलब उनका सॉल्यूशन पहुंचाते हैं, मतलब वो पेड? शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ सर मैं, शॉर्ट वीडियो बना दिया 1 मिनट का, उसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे दिया। लॉन्ग वीडियो बना दी कि ज्यादा प्रॉब्लम है 10 मिनट की वीडियो सुन लो, और ज्यादा प्रॉब्लम है 2 घंटे का सेशन सुन लो, मैगजीन से पढ़ लो। अपडेट होने चाहिए आप, आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो मर्जी कर लो। तो अब मैं इस पॉडकास्ट को थोड़ा जीएसटी वर्सेस स्टार्टअप की तरफ मोड़ना चाहता हूं, क्योंकि कपिल जी एक जीएसटी एक्सपर्ट हैं और एक स्टार्टअप की दृष्टि से अगर देखें जीएसटी को, तो स्टार्टअप को तो बड़ा झंझट लगता है ये जीएसटी वीएसटी करना, हर महीने फाइलिंग करनी है, पूरे साल में इतनी रिटर्न फाइल करनी है, एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी है, फिर उनके कोई नोटिसेज आ जाएं तो उसको देखना है। तो मैं कपिल जी एक जनरल वे में जीएसटी जब से शुरू हुआ उसके हिसाब से मैं आपसे समझना चाहूँगा कि एक स्टार्टअप को जीएसटी के बारे में कितना जानना चाहिए और कितना उसके बारे में टेंशन लेनी चाहिए। नहीं देखो, कोई भी स्टार्टअप है उसे जीएसटी के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने कोई अच्छा प्रोफेशनल आपके पास है वो टेंशन लेगा, लेकिन फिर भी भैया स्टार्टअप है, फाउंडर है, मान लो आप अच्छे प्रोफेशनल्स को अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसमें सिंपल क्या होता है कि भाई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बड़ा बेसिक है, आप किसी भी प्रोफेशनल से करा सकते हो, उसकी मामूली चार्ज है 2000-5000 रुपए में वो हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपको जो भी स्टार्टअप हम कर रहे हैं तो हमें ये देखना होता है कि भाई हमारा बिजनेस किस चीज का है, हम क्या गुड्स दे रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, उन सर्विसेज का, उन गुड्स का जो HSN कोड है, SAC कोड है, वो क्या है, उसके ऊपर जीएसटी रेट क्या है, जो हमारे इनपुट है जो हम परचेज करते हैं उन पर जीएसटी रेट्स क्या है। क्योंकि अगर किसी ने भाई मान लो कोई प्रोडक्ट बनाया है, स्टार्टअप में नया बनाया, अब उसका पहले से कुछ था नहीं, उसे पता नहीं था क्या रेट है, अब उसका रेट उसे लगा कि यार 12% होना चाहिए, उसने 12% के हिसाब से कर दिया बिलिंग सारी, बाद में गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई ये तो 28% की रेट है, ये तो 18% की रेट है, तो उसकी जितना भी सारी कैलकुलेशन थी, सारी कोस्ट शीट थी, वो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो शुरुआत में अगर आपका प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज कुछ नई है और उसके आपको रेट क्लियर नहीं हो रहे, उसके HSN क्लियर नहीं हो रहे कि उस पर टैक्स रेट क्या लगेगा, जो आपके बिजनेस का बड़ा डिसीजन है, तो वो आपको देखना है। या जैसे कई लोग ई कॉमर्स बिजनेस में चले जाते हैं, उस पे जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, कौन देगा, तो आपको ना एक इनिशियल लेवल पर अगर आपने कंसल्टेंसी ले ली, अपना बिजनेस का मॉडल समझाकर कि भाई मेरे बिजनेस का मॉडल ये है, मेरे में जीएसटी का फ्लो कैसे रहेगा, कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, कौन देगा, तो फिर उसके बाद जीएसटी की जो रिटर्न फाइलिंग है वो बड़ी इजी है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो ई कॉमर्स पर जीएसटी लागू होता है वो किस तरीके से लागू होता है। ई कॉमर्स में कई तरीके से लोग काम करते हैं, कुछ तो पोर्टल बना के काम कर रहे हैं, कुछ की ई कॉमर्स पे अपना सेल कर रहे हैं, वहाँ पर भी उनसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है, फिर वो उलझ जाते हैं, कभी बिलिंग पोर्टल कर रहा है, कभी खुद ये कर रहा है, इनके नाम से बिलिंग, मतलब थोड़ा सा इसमें सिनेरियो भी क्लियर करिए और थोड़ा सा इनको हर एंगल से गाइड भी करिए। सर अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू कोई भी गुड्स या सर्विस दे रहे हो तो उसमें ना थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं। अगर मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू माल बेचता हूँ तो फ्लिपकार्ट क्या कहता है कि भाई मेरे साइट पर आकर पहले आप लिस्ट कर लो, ठीक है, डिलीवरी, ठीक है ना, आपकी जगह से हम लेंगे, आपके पास स्टॉक होना चाहिए। लेकिन कई बार ये कहेगा फ्लिपकार्ट कि भाई तुम्हारा स्टॉक ना मेरे वेयर हाउस में होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसमें डिफरेंट सिनेरियो हो जाते हैं। तो एक तो ई कॉमर्स ये हो गया। तो जब हम इस ई कॉमर्स को पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा जीएसटी का एक सेक्शन आता है, सेक्शन 52, कि भाई आपको अगर फ्लिपकार्ट के थ्रू माल बेच रहे हैं तो आपको सेक्शन 52 के हिसाब से अपने कंप्लायंसेस को देखना है, करना है। लेकिन लेट सपोज करो किसी ने रेस्टोरेंट खोल लिया, अब वो जोमेटो स्विगी से कर रहा है, किसी ने मतलब कि होटल खोल लिया, ठीक है, उसकी बुकिंग चल रही है, ठीक है ना,
गो वीवो वगैरह से, हाँ, ठीक मेक है, माई ट्रिप वगैरह, मेक माई ट्रिप वगैरह से। अब वो कहता है कि अब इसमें क्या होगा, 52 लगेगा क्या? नहीं, वहां 52 नहीं लगेगा, वहां पर सेक्शन 95 लगेगा। अच्छा क्योंकि उन वाली सर्विसेज को सेक्शन 95 में स्पेसिफाइड किया हुआ है। अच्छा, तो इसके लिए मैं आपको बार बार वही चीज कहूंगा कि आपका क्या बिजनेस मॉडल है, आपका क्या फ्लो है, कैसे ट्रांजेक्शन मूव करेगी, पेमेंट कौन कलेक्ट करेगा। क्योंकि अगर मैं सेक्शन 52 की बात करूं तो वहां पे लिखा हुआ है कि भाई वहां पर जो पेमेंट कलेक्ट करेगा वो फ्लिपकार्ट करेगा। अब हो सकता है आपके बिजनेस मॉडल में सिर्फ लिस्टिंग हो, वहां पर पेमेंट आप ही कलेक्ट कर रहे हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ई कॉमर्स के किस वाले सेगमेंट में आते हैं और आप पर क्या क्या कंप्लायंसेस है। अगर आपने मान लो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया, पूरे इंडिया में करा दिया, पता चला आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया वहां पर, तो आपको हैवी पेनल्टीज आ जाएंगी। पता चला आपने किसी को अपने प्लेटफॉर्म पे बुक की, भाई चलो ठीक है आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, तो अभी एक सेक्शन आया सेक्शन 122(1)B, उसमें पेनल्टी है। तो कुल मिला के मुझे तो ये समझ में आया ई कॉमर्स के बारे में कि अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है और जीएसटी रजिस्टर करता है या नहीं भी करता है, तो एक बार जरूर किसी कंसल्टेंट से, जीएसटी कंसल्टेंट से राय जरूर ले ले कि मतलब मैं किस सिरे पर हूँ, मेरे ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है, क्या क्या मुझे कंप्लाइंस करने होंगे, क्योंकि अदरवाइज बाद में फिर दिक्कतें आएंगी। तो मैं कपिल जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ई कॉमर्स में जो प्रोविजन इस तरीके से अलग से बने हुए हैं, ऐसे जीएसटी में कोई और सेक्टर भी है क्या ऐसा कि जहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है? रियल एस्टेट सेक्टर होता है। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर को अगर आप पढ़ने बैठ जाओ तो बड़ी हालत खराब हो जाती है। एक अलग ही सेक्टर है, उसकी अलग ही कैलकुलेशन है। आप होटल इंडस्ट्री में चले जाओ, उसकी अलग कैलकुलेशन है। तो जब आप जीएसटी को सीख लेते हो, फिर आप सेक्टर वाइज एक्सपर्टाइज करते हो। अच्छा, कि भाई आप इस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में चले जाओ, उसकी अलग एक्सपर्टाइज है, एग्जेम्पशंस है। अच्छा, क्या पता आपके प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता ही ना हो। अच्छा, क्या पता आपकी सर्विस पे जीएसटी लगता ही ना हो, आप जीएसटी लगाए जा रहे हो। तो सेगमेंट वाइज भी आपको चेक करना है कि भाई मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, मेरे को क्या क्या बेनिफिट्स है। मान लो आप एक्सपोर्ट में काम कर रहे हो। तो कपिल जी इस तरीके की बात सुन के तो मुझे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करने की सोची और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट कर दिया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कॉम्प्लिकेशन नहीं है बहुत ज्यादा? नहीं, कॉम्प्लिकेशन है। ये आप समझो, अभी एक कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी, हाई कोर्ट था या सुप्रीम कोर्ट, उनके जज ने माना कि भाई जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, चांद पर पहुंचने से भी ज्यादा। मैं आपसे ये सुनना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस स्टेटमेंट को बार बार कोट करती है कि हमने टैक्सेशन में रिफॉर्म कर दिए, टैक्सेशन में बहुत इजी कर दिया। तो जीएसटी लॉ को जब आप डीपली समझते हो तो आपको ऐसा लगता है गवर्नमेंट सही करी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सही कह रही उसमें। और इसमें क्या है ना, हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, तो जब भी कोई टैक्स सिस्टम आता है उसमें लूपहोल्स निकाल लेते हैं, उसमें टैक्स चोरी होती है, और उस टैक्स चोरी को बचाने के लिए नए प्रोविजन, तो वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। हाँ, ये तो जीएसटी का जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इसीलिए बढ़ा है। जीएसटी में एक प्रोविजन चलता है सर आईटीसी का, फेक आईटीसी चलता है सर, उसे रोकने के लिए वो नया लॉ बनाती है, लोग तोड़ देते हैं, लूपहोल निकाल फिर नया बनाती है। तो इसमें इतने प्रोविजन आ जाते हैं सर कि वो चाह कर भी, अगर ईमानदार हो, अगर ईमानदार व्यक्ति हो, उसे कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं, वो सिंपल लॉ बनाए, काम खत्म। लेकिन ईमानदार को तो फिर डिपार्टमेंट वाले फंसा देते हैं, और दोनों तरफ से है ना। मैंने आपको क्या बोला, मेरी बात को समझिए कि हर व्यक्ति हिंदुस्तान में, हर व्यक्ति जल्दी अमीर बनना चाहता है। अब वो जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो कह रहा है भाई 80,000 1 लाख रुपए की सैलरी में क्या होगा। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाह रहा है, चाहे वो गलत माध्यम से हो चाहे सही माध्यम से हो। ये कपिल जी ने एक नया इंसाइट दिया है कि मतलब टैक्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड हो ही इसलिए जाते हैं कि चोर पुलिस का खेल चल रहा है। मतलब आगे आगे टैक्स एवेडर हैं और पीछे पीछे गवर्नमेंट प्रोविजन करती रहती है, लूपहोल निकलते रहते हैं, और ऐसे करते 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 सालों साल धीरे धीरे चेंजेज आते आते वो टैक्स लॉ इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि फिर भाई साहब उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो कपिल जी ये बताओ, गवर्नमेंट बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस कर रही है, उसी के लिए इतने टैक्स रिफॉर्म्स या और भी जो कॉम्प्लायंस है, या मतलब ओवरऑल इन्वायरमेंट को गवर्नमेंट चेंज कर रही है, किसी भी तरह के रिफॉर्म हो गए, लैंड रिफॉर्म हो गया, टैक्स रिफॉर्म हो गया, कोई भी,
तरह की कॉम्प्लायंसेज होगी। तो मतलब उसको आप जीएसटी से कैसे देखते हैं? आप कहते रहो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चल रहा है, आप रजिस्ट्रेशन लेने जाओ जीएसटी का, नहीं होगा, टाइम लगेगा, पैसे आप पे हैं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। कंपनी रजिस्ट्रेशन तो चलो अब इजी हो गया है, लेकिन मैं जो जीएसटी की बात कर रहा हूँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आज भी टफ है। क्यों टफ है? उन्हें ये पहले वेरीफाई करना है, पहले वेरीफाई करना है कि भाई ये व्यक्ति चोर तो नहीं है, ये फेक बिलिंग तो नहीं करेगा, तो वैसे भी टफ हो गया। टफ भी इसलिए हो गया, ऐसा नहीं है कि जीएसटी लॉ जब आया था जब टफ था, रजिस्ट्रेशन एक दिन में हो जाता था, 2 दिन में हो जाता था। मैंने कई फेज देखे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के, लेकिन क्या है, बात वही है कि अब रजिस्ट्रेशन दे के अगर फ्रॉड होने लगे तो भाई फिर तो रजिस्ट्रेशन टिपिकल बनाना ही पड़ेगा, सारी चेकिंग करनी ही पड़ेगी, ऑफिस भी सेटअप देखना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वरना 2-2 दिन में भी रजिस्ट्रेशन आए हैं, हुए हैं। अब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाओ सर, पासपोर्ट ऑफिस में अगर उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाए कि यार कुछ ना, मतलब कि ऐसे संदिग्ध व्यक्ति है जो पासपोर्ट बनवाने की फिराक में है, तो वो बाकी जितने भी लोग होंगे जो नॉर्मल होंगे, सबके डॉक्यूमेंट 2-2 बार वेरीफाई करने लग जाएंगे कि यार इसका नकली तो नहीं है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि डिपार्टमेंट के साथ में एक समस्या ये है कि भाई हमें पता ही नहीं चल रहा ईमानदार कौन है, हमें उसे चेक करने के लिए मल्टीपल चीजें करनी पड़ेगी। फिल्टर, वही फिल्टर करने वाली बात है, फिल्टर करना इतना आसान भी नहीं है। अभी मैं खुद कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जैसे मैं अपने पॉडकास्ट पे इन्वेस्टर्स को बुला रहा हूँ या प्रोफेशनल्स को बुला रहा हूँ, और उधर से मैं चाहता हूँ कि स्टार्टअप्स को भी बुलाऊं और स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर से मिलवाऊं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्टअप को फिल्टर करना भी है कि कौन रियल में सीरियस स्टार्टअप है, कौन नॉन सीरियस स्टार्टअप है, कोई कितने सीरियस तरीके से काम करना चाहता है, क्योंकि इन्वेस्टर तो या प्रोफेशनल तो एक सीरियस स्टार्टअप के साथ एसोसिएट होना चाहेगा। तो सारी समस्या किसी भी मैकेनिज्म में, किसी भी इकोसिस्टम में है कि हम जो बंदा आ रहा है उसको कैसे चेक करें, कैसे फिल्टर करें कि वो सही है या गलत है। बिल्कुल। तो कपिल जी, जीएसटी के एंगल से आप हमें बताएं थोड़ा। अभी जैसे 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है, तो उसमें क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट क्या रिफॉर्म करेगी, या फिर जो इनके काउंसिल हैं जिनकी मीटिंग होती रहती है रेगुलरली, उसी में चीज़ें चलती रहेंगी? आपने इस बारे में थोड़ा सा स्टडी भी किया था, आपने बताया था कि मतलब इंस्टीट्यूट ने भी अपना कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिया है, तो उसके बारे में कुछ कहिए। देखिए, जीएसटी के अंदर जो चेंजेस होते हैं ना, आप ये समझो कि 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसमें होंगे, वो आपको लगेगा एक कॉमन मैन को कि हाँ उसी में होंगे। लेकिन जीएसटी में जो चेंजेस होते हैं वो जीएसटी काउंसिल से होते हैं। तो अभी जैसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी जैसलमेर में, 55 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, तो उसमें जो उनके चेंजेस थे, जिसके लिए सेक्शन में चेंज होना है, लॉ में चेंज होना है, वो बजट के थ्रू चेंजेस करेंगे। वो उन्होंने पहले से ही बता दिए कि भाई ये चेंजेस है और हम ये बजट के थ्रू करेंगे। रही बात अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, तो इस बार का जो बजट है वो इनकम टैक्स के चेंजेस देखने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा। जैसे कि अभी हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने सजेशन दिया कि भाई ऐसा करो कि आप ना इनकम टैक्स में ना कपल टैक्सेशन लाओ। अच्छा, ठीक है। कपल टैक्सेशन में क्या है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। ओके। अगर तुम अपनी अलग अलग भरना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर तुम सिंगल आईटीआर भी भरना चाहते हो तो आप सिंगल आईटीआर भर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये कंसेप्ट आ गया, सजेशन है ये भी, अगर ये कंसेप्ट आ गया तो इंडिया में बड़े चैलेंजेस है। कितने लोगों की शादी रजिस्टर्ड है, शादी ही रजिस्टर्ड नहीं है। तो जब शादी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो टैक्सेशन सिस्टम कैसे लगेगा? अभी ट्रेंड चल गया कि शादी नहीं कर रहे, उनकी शादी सैलरी का पैकेज ही 35 लाख 40 लाख है। तो कल को वो क्या करेंगे, किसी भी लड़की का पैन नंबर लेंगे और उसका डाल देंगे। तो गवर्नमेंट को ये चेक लगाना पड़ेगा कि भाई इससे तेरी शादी तो हुई हो। सबसे बड़ी बात ये ना, वही बात आपने करी, लूपहोल्स निकालने हैं। लूपहोल्स कैसे निकालने हैं, हर प्रोविजन के ये जरूरी है, फिर वो लॉ अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। नई चीजें इसमें अब ये कह रहे डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर आएंगे या जीएसटी इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे डिडक्शन है, इनकम टैक्स में जो डिडक्शन है सर, वो फेक ही तो हुई, तभी तो इन्होंने न्यू रिजीम लाए और ओल्ड रिजीम को कह रहे खत्म करेंगे भाई। तो ओल्ड रिजीम हो सकता है जो ये बजट आए उसमें खत्म हो जाए। तो ये इनकम टैक्स में ज्यादा बड़े चेंजेस इस बार आपको देखने। तो मतलब आपका कहना है कि इस बार बजट इनकम टैक्स फोकस, हाँ फोकस, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स पे उतना फोकस नहीं वो है। तो सिर्फ 55 जीएसटी काउंसिल में हो गया ना, वही लॉ में चेंजेस करेंगे और कुछ नहीं। तो वो कुछ चेंजेस के बारे में बता सकते हैं जो मतलब मैं आपसे थोड़ा सा स्टार्टअप के एंगल से समझना चाह रहा हूँ
कि अभी रिसेंट में कौन कौन से ऐसे चेंज आए हैं जो स्टार्टअप के काम के हो सकते हैं? नहीं सर, मैंने आपको बताया ना, जो जीएसटी में चेंजेस आते हैं वो बेसिकली आते हैं इंडस्ट्री वाइज कि किस अच्छा। में क्या चेंजेस है। अच्छा अच्छा। तो वो तो डिपेंड करेगा कौन सा स्टार्टअप क्या है, ठीक Okay. है ना। हालांकि स्टार्टअप को तो सिंपल अभी क्या करना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा टफ हो गया है क्योंकि इन्हें फेक वालों को रोकना है, ठीक है ना। एक उसका है कि भाई आईटीसी लेने के प्रोविजन जो है कि भाई जो आप परचेज कर रहे हो उस पे इनपुट लेना, तो उसके प्रोविजन धीरे धीरे और टफ होते रहेंगे क्योंकि पता ही नहीं लग रहा आप फेक ले रहे हो या वो ले रहे हो। देखिए दोस्तों, जीएसटी जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है और हम कपिल जी से बहुत डिटेल में तो जीएसटी के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं कपिल जी का नंबर और मेल आईडी और उनकी जो फर्म की डिटेल है वो सब इस पॉडकास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप कपिल जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं अगर किसी भी जीएसटी रिलेटेड आपको इशू फेस होता है, कोई नोटिस है, कोई बात है। इनके आप कोर्सेज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं जीएसटी की नॉलेज लेने के लिए। किसी भी कंट्री में बिजनेस करने के लिए टैक्स सिस्टम अपने आप में एक बड़ा रोल प्ले करता है और उसकी जानकारी का अभाव का बहाना आप नहीं ले सकते। इसलिए आपको मतलब टैक्स सिस्टम को समझना तो पड़ेगा, जिसमें कपिल जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनका एजुकेशनल चैनल भी है, उसका लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा ताकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हों तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लगातार वो जीएसटी के बारे में नॉलेज देते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अब आप इक्विप्ड हैं कि एक हमारे साथ जीएसटी एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। आप कोई भी क्वेरी उनसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के गेस्ट कपिल जैन जी, जिन्होंने अपनी जीएसटी की नॉलेज को साझा किया, अपने अनुभव को बताया। उम्मीद है आपको सीखने को मिला होगा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।